अनंतनाग में एसीबी की छापेमारी, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में भर्ती घोटाला मामले में कार्रवाई, रिटायर्ड केएएस ऑफिसर के घर पर छापा। राजौरी के बुढ़ल गांव में बनाए गए हैं 21 क्वारंटाइन सेंटर, कई गांव वालों को क्वारंटाइन सेंटर में किया गया है मुंतकिल। इंतजामिया का पूरे गांव को मुंतकिल करने का है मंसूबा। राजौरी के बुढ़ल गांव में होने वाली अमवात पर वजीर सेहत सकीना इतू का बयान। इतू ने कहा कि हुकूमत सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है, इस मामले पर सियासत करने के लिए अपोजिशन जमातों को निशाना बनाया। दिल्ली हाईकोर्ट में एमपी इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए को भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की दी है हिदायत। अदालत इस मामले में 30 जनवरी को करेगी समाअत। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महाकुंभ में किया पवित्र स्नान, परिवार के संग लगाई आस्था की डुबकी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। सबसे पहले बात और उस सवाल को उठाने की कि आखिर बुढ़ल में मौत का राज क्या है। राजौरी के बुढ़ल गांव में राजौरी के बुढ़ल गांव में 17 अफराद की मौत के बाद इंतजामिया ने इसे कंटेनमेंट जोन करार दे दिया है और गांव में हर किस्म के इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गुजर मंडी के नर्सिंग कॉलेज जहां 40 अफराद को रखा गया है, मजबूरी तौर पर 21 क्वारंटाइन मराकज कायम किए गए हैं जहां लोगों को रखा गया है। मजीद 5 अफराद बीमार हो गए हैं और इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है, इनका इलाज जारी है। इन घरों को सील करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो लोग इन खानदानों के साथ राब्ते में हैं उन्हें मुस्तकिल निगरानी में रखा जा रहा है। दरअसल एक के बाद एक 17 अमवात, जी हां 17 जानें तल्फ हो चुकी हैं, 17 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं एक के बाद एक, और इसका खातिर खाह कोई ठोस इसका सबब सामने नहीं आ पाया कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तमाम तरह से आवाज़ें उठती रहीं और उसको लेकर अब मरकज़ की एक टीम भी गई है, उसी तरह से वहाँ पर कई और टीमें गई हैं। इसको लेकर के एक स्पेशल टीम बनाई गई है। अब जो खबर आ रही है कि क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं और उन घरों में, जिन घरों में यह अमवात हुई थी, इन घरों को सील कर दिया गया है। तो बुढ़ल में पुरस्कार मौत के बाद इंतजामिया अलर्ट है। इंतजामिया ने बुढ़ल गांव को कैंटोनमेंट जोन करार दे दिया है। बीमारी से मुतासिर घरों को कैंटोनमेंट जोन 1 में रखा गया है। मौत के करीबी लोगों को, जिन लोगों की मौत हुई थी, जो मैयत हुई थी, उनके जो करीबी लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन लोगों को कैंटोनमेंट जोन 2 में रखा गया है। वहीं राजौरी के बुढ़ल गांव को कैंटोनमेंट जोन 3 में रखा गया है। खाने पीने की अशिया भी चेक की जा रही हैं। खाने की जांच के लिए अमला तैनात है। गांव में होने वाले प्रोग्राम पर पाबंदी आयद है। किसी तरह का कोई इज्तिमाई प्रोग्राम वहां नहीं हो सकता जिसमें लोगों का समूह, लोगों का ग्रुप इकट्ठा हो, उस पर पाबंदी लगाई गई है। लोगों के जमा होने पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी गई है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिसमें हम बोलें कि ये इन्फेक्शन है या कोई वायरस है। अब हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स की टीम वहाँ पे 1.5 महीने से घूम रही है। हमारा कोई हेल्थ केयर वर्कर बीमार नहीं हुआ, हमारी कोई आशा वर्कर बीमार नहीं हुई। मैं वहाँ पे एमएलए साहब के साथ भी बैठा हूँ, 100 लोगों के बीच में बैठा हूँ। ना तो मैंने मास्क पहना था, ना एमएलए साहब ने पहना था। हम दोनों में से कोई बीमार नहीं हुआ। हमारे डॉक्टर जा रहे हैं वहाँ पे, कोई बीमार नहीं हुआ। तो ये सारे एविडेंस जो हैं अलॉन्ग विद द लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स, ये स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि हमें डरने वाली बात नहीं है। कोई वायरस, बैक्टीरिया, पैंडेमिक वाली सिचुएशन राइज नहीं होने वाली। हाँ, जब हम किसी इनविजिबल दुश्मन के साथ लड़ाई करते हैं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा ना कौन है, जब इनविजिबल दुश्मन के साथ लड़ाई करते हैं हम हर हथकंडा अपनाते हैं ताकि हमें नुकसान हो। तो ये जो हमारी सरकार है,
ये चाहती है कि हमारी जो लोग हैं सुरक्षित रहें और उनको उस जगह से निकाल के उनको सेफर प्लेसेस पे लाया। दिस इज नॉट ए क्वारंटाइन, आइसोलेशन नहीं मैं बोलूँगा, फिर देयर इज नो आइसोलेशन बिकॉज वो पेशेंट ही नहीं है, वो उनके रिलेशन हैं जो हमने ऑब्जर्वेशन के लिए लाए हैं और उनके हम रखने के लिए लाए हैं। हो सकता है कुछ दिनों बाद सरकार एडमिशन कोई हॉस्टल में शिफ्ट कर दे किसी में। वो अभी हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स उसको देख रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनको ट्रीटमेंट चल रहा है। वो डॉक्टर्स हमारे HOD हैं, डॉक्टर जमील हैं, बाकी हमारे सारे डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। अवामी सरकार वजूद में आई उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली, जो वादे उन्होंने अवाम से किए थे, लगातार आप उन पर जो है बरस पड़ते हैं कि शायद वो नाकाम हो गए हैं। लोगों के मसाइल जो उन्होंने वादे किए थे उन पे वो पूरा उतर नहीं पाए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि बदकिस्मती से हम यूटी हैं, जब वो डिस्काउंट दिया जाए, उमर अब्दुल्ला साहब एज ए चीफ मिनिस्टर सीरियस नहीं है। राजौरी में 17 आदमियों की मौत हुई पिछले 10 या 15 दिनों में, शायद कल वो गए हैं, मगर इन 17 दिनों में जब उनके स्टेट के लोग मर रहे थे, आप उनका टाइम टेबल देखिए। वो गुलमर्ग में स्कीइंग कर रहे थे, अपना दिल्ली में वहाँ की मीडिया के साथ सेल्फीज उठा रहे थे, फिर पहलगाम में जा रहे थे। तो ये मालूम नहीं है अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुलमर्ग हैं या चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि लोगों ने वोट जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए कि गवर्नमेंट इसको लेके बहुत संजीदा है। हम दिन रात इस पे मेहनत कर रहे हैं और ख़ासकर जो बडहाल की अवाम है उससे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपने किसी हड़बड़ाहट में नहीं आना, पैनिक में नहीं आना है। आपको जो रजौरी शिफ्ट किया जा रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए, उसके साथ साथ कल 3 बच्चियों को यहाँ से डिवीजनल कमिश्नर साहब ने हमारी मदद की थी और एक एयरफोर्स का खासकर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना चॉपर दिया और उन लड़कियों को हमने जम्मू शिफ्ट किया था। शिफ्ट तो यहाँ से रेफरल तो उनका यहाँ से PGI चंडीगढ़ का बनाया था, लेकिन आगे से उनके लिए एयर एम्बुलेंस का अरेंजमेंट नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे ड्यूल पावर सिस्टम है, किसी के हाथ में भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। एक पावर हाउस, एक पावर सिस्टम जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथ में है, सारी ब्यूरोक्रेसी जो IAS ऑफिसर उनके हाथ में है, और वहीं चीफ मिनिस्टर साहब के पास पूरी अथॉरिटी, पूरी पावर नहीं है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सिस्टम को जैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। सेंटर और स्टेट का रिलेशन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, वैसा रिस्पांस नहीं है। यहाँ पे दिक्कत आ रही है, जैसे ब्यूरोक्रेसी है वो पूरे तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ में नहीं है और डिफरेंट लेवल्स पे मेरी बात हुई है, एक दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा तीसरे पे लगा रहा है, तो वहाँ से अल्टीमेटली जो रगड़ा है वो पब्लिक को लग रहा है। तो ये एक मैं तो समझता हूँ कि नेशनल इमरजेंसी है, इसमें सबको एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पे ईगो क्लैश नहीं करनी चाहिए। मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद प्रिंसिपल GMC जम्मू डॉक्टर आशुतोष ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और उनको आगे रेफ़र नहीं किया गया। उसकी वजह से एक लड़की के पैरामीटर बहुत डिप कर गए हैं और वो क्रिटिकल कंडीशन में GMC जम्मू में अभी है। अभी मैंने चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस में भी कांटेक्ट किया है, हम उसके लिए एयर एम्बुलेंस अरेंज कर रहे हैं ताकि उसको जल्द अज जल्द PGI चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाए। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं शक्ति शर्मा इस खबर पर अपडेट के साथ। शक्ति, हमें ये बताएं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या हो रहा है, कौन कौन से टीम आई है, किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं? शक्ति शर्मा से हम कोशिश करेंगे जुड़ने की, हमारे साथ अभी कुछ देर में वो जुड़ जाएंगे हमारे संवाददाता। वो हमें ज़मीन पर जो क्या तब्दीलियां वहां आई है, किस तरह से इसको लेके एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं, उस बारे में उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये बुढ़ल गांव है जहां इस तरह के हालात बन गए हैं कि एक के बाद एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से 17 लोगों की मौत हो गई है और इन मौतों का कोई ख़ास कारण समझ में नहीं आ रहा है। शक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, हमें ये बताएं कि इस वक्त वहां पर ग्राउंड पर स्थिति क्या है, किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं और कितनी तरह की टीमें, मेरे जैसे जानकारी आ रही है कि जो मरकज से भी एक टीम आई है इस बारे में जानकारी लेने के लिए। देखिए, मरकज की टीम जो है वो 2 रोज़ा दौरा था उनका राजौरी में और 2 रोज़ा दौरा उनका मुकम्मल हो चुका है। वो सैंपल उन्होंने जो कलेक्ट किए हैं इस गांव में पहुंचकर, वो सैंपल जो है वो अपने साथ जो है वो ले गई है। फिलहाल जिला इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं
लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है, क्वारंटाइन सेंटर में लाया जा रहा है और उनकी स्क्रीनिंग जो है वो की जा रही है। इस पूरे गाँव को मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। एक्स्ट्रा ऑफिसर जो है वो बाहर के डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और जो सरकारी अमला है यहाँ पर कुछ मुलाजिम हैं वो भी एक्स्ट्रा मुलाजिम वहाँ पर बुदल के एरिया में, बड़ाल के एरिया में भेजे गए हैं और जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उनमें लोगों को हर तरह की सहूलत जो है वो दस्तियाब करवाई जा रही है। लोगों को वहाँ से लाया जा रहा है और पूरी तरह से इस एरिए को पहले से ही कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित करने के बाद इस एरिया में नजर रखी जा रही है। किसी भी तरह की किसी व्यक्ति को इस एरिया में जाने की इजाजत जो है वो नहीं है और जिला इंतजामिया पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है इस पूरी सिचुएशन को, ताकि और कोई बंदा और कोई व्यक्ति जो है वो बीमार ना हो। जो इससे पहले हो गए हैं उनका इलाज भी जो है वो चल रहा है, उनको भी पीजीआई चंडीगढ़ में जो है वो यहाँ से रेफर किया गया है, वो भी वहाँ पर जेर इलाज है और ये कोशिश है कि कोई भी और जो है किसी तरह का व्यक्ति जो है वहाँ का वो इस बीमारी का इससे शिकार ना हो। जी शक्ति, क्या उसके वो जो बुढ़ल गांव है इसके आसपास के जो करीबी गांव हैं क्या वहां भी कोई खास इस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए फिलहाल इसी गांव में जो है वो पूरी तरह से एक लॉकडाउन जैसी स्थिति है। इसी गांव के जो जितने भी लोग हैं, क्योंकि वायरस इसी गांव में है, जो भी अमवात हुई हैं वो इसी गांव की हुई हैं और जो भी व्यक्ति बीमार हुआ वो इसी गांव का है। बल्कि गांव नहीं, एक ही फैमिली के, एक ही कुंबे के जो है आपस में जो सब रिश्तेदार हैं जिनकी जानें जो है गई हैं और जो बीमार हो रहे हैं वो भी आपस में रिश्तेदार हैं। तो मॉनिटरिंग जो है वो उसी पर रखी जा रही है। हाँ, जो सेंटर है क्वारंटाइन सेंटर वो अलग अलग जगहों में बनाए गए हैं। कोटरंका में बनाए गए हैं, कालाकोट में, राजौरी में और राजौरी के अलग अलग एरियाज में क्वारंटाइन सेंटर जो है वो स्टेबल किए गए हैं जिला इंतजामिया की तरफ से। लेकिन फिलहाल इसी गाँव पे फोकस है। खाने पीने की चीजें पूरी तरह से सीज कर दी गई हैं, पानी जो है बाहर से सप्लाई किया जा रहा है। जो माल मवेशी हैं उनका भी यहाँ पर सरकारी अमला की तरफ से कुछ मुलाजिम वहाँ भी भेजे गए हैं ताकि लोग जो है क्वारंटाइन सेंटर में आते हैं तो उनके जो माल मवेशी वहाँ पर जानवर हैं उनका ख्याल भी जो है वो रखा जाए। हर तरह से जो है जिला इंतजामिया इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने में लगी हुई है। जी शक्ति, इन सब के बावजूद जो बुढ़ल गांव है या उस गांव के और आसपास के गांव वाले वो क्या मांग कर रहे हैं? वो चाहते क्या हैं? कि क्या उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है इंतजामी सतह पर या सेहत के शोबे के सतह पर, या उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी ताख़ीर हुई, जो भी इक़दाम किए जा रहे हैं अब इसमें शायद पहले ही किया जाना चाहिए था? देखिए जिस तरह से वहाँ के लोग, हमारी उन लोगों से बात हुई है तो लोग फिलहाल तो मुतमिन है क्योंकि जिला इंतजामिया द्वारा जो बंदोबस्त किए गए हैं उससे लोग जो है सेटिस्फाइड हैं। हालांकि एयर एम्बुलेंस की मांग जो है वहाँ की जा रही है और एमएलए बुदल जो है जावेद चौधरी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एयर एम्बुलेंस की मांग की है। उन्होंने कहा कि जहाँ एयर एम्बुलेंस राजौरी में होनी चाहिए ताकि जो भी व्यक्ति बीमार हो उसको उसी वहाँ से जो है वो उसे शिफ्ट किया जाए यहाँ से ही। तो कहीं ना कहीं मेडिकल के ऊपर भी मेडिकल फैसिलिटी अच्छे ढंग से ना होने, यानी बाहर का मेडिकल सेटअप यानी यहाँ से जो भी बीमार होता है उसे रेफर किया जाता है और ये कहीं ना कहीं कमी जरूर है। वहाँ लोगों की जो डिमांड है कि मेडिकल फैसिलिटी और बेहतर जो है वो होनी चाहिए यहाँ पर। शक्ति, क्या बुढ़ल गांव में या उसके आसपास के गांव में क्या कुछ ऐसे भी स्टेप्स लिए गए हैं या ऐसे कोई मशवरे दिए गए हैं कि लोगों को मास्क लगाना है या कुछ और दूसरे एहतियात बरतने हैं मास्क के अलावा? शक्ति को हमारी आवाज़ लगता है नहीं मिल पा रही है। हमारी कोशिश होगी हम फिर से उनसे जुड़े। दरअसल बहुत ही एक जो इसमें शशोपंज है, एक रहस्य है इसमें। लोग परेशान इसलिए हो रहे हैं कि आखिर एक ही ख़ानदान के या उनके करीबी जो रिश्तेदार हैं उनके एक के बाद एक 17 लोगों की मौत हो जाती है। 17 लोगों की मौत। और ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से कोई बहुत गंभीर किसी को बीमारी हो या कुछ ऐसा कोई फूड पॉइजनिंग हो, क्योंकि अभी तक इस बारे में बहुत ठोस जो है जानकारी नहीं मिल पाई है। ये अंदेशा ज़रूर है या कुछ हद तक ऐसा माना जा रहा है कि कोई वायरस है या कोई वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन इसी के मद्देनज़र कि ये अगर वायरल इन्फेक्शन है भी तो ये और ज़्यादा ना फैले, इसको लेकर के जो ख़ानदान इससे मुतासिर हुआ है उनके करीबी रिश्तेदारों तक को भी निगरानी में रखा गया है। मतलब ये कहा जा रहा है कि वो निगरानी में है ताकि पता चले कि उनकी दिनचर्या क्या थी, उन्होंने क्या खाया था। तमाम तरीके के एहतियात जो है वो बरती जा रही है। और आइए अब सुनते हैं कि राजौरी के बुढ़ल गांव में 17 अमवात को लेकर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का क्या कहना है। एक तरफ नदी का किनारा, दूसरी तरफ बसोली, यहाँ कठुआ, और ज़रा सा अगर इस तरफ लांग करके जाइए तो डलहौसी।
और इस स्थान की 60-70 वर्ष तक अवहेलना होती रही। उसके पीछे क्या कारण रहे? जो स्थान विकसित हो सकता था, जिसमें पोटेंशियल थी, जिसमें इतनी सलाहियत थी, फिर भी उसको जानबूझ करके क्यों तिरस्कृत किया गया? लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक के बाद एक हमने जो भी आगे मांग रखी उसकी पूर्ति भी हुई है और यहाँ के लोगों को मुख्य धारा के विकास के साथ जोड़ने का कार्य भी हुआ है। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है और सांसद होने के नाते हमारा तीसरा कार्यकाल, और पहले 6 महीने की यदि उपलब्धियां गिनाई जाएं कठुआ को लेकर के ही केवल, तो उसमें एक ये पुल, दूसरा जुठाना का पुल जो जसरोटा में राजीव जसरोटिया जी जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी लगभग मुकम्मल है। कुछ ही दिनों के बाद उसी का भी लोकार्पण हो जाएगा। साथ ही साथ छत्तरकला का प्रोजेक्ट जिसका प्रयास 6-7 बरस से चल रहा था, पिछले ही सप्ताह उसको भी मंजूरी मिली है, यानी लगभग 30-31 हज़ार करोड़ रुपया, जिसमें से लगभग 4-4.5 हज़ार केवल टनल छत्तरकला के लिए और उसके साथ साथ 11 छोटे। और आगे बढ़ेंगे। राजौरी के बुढ़ल गांव में होने वाली अमवात के बारे में वजीर सेहत सकीना इत्तू ने, जो जम्मू कश्मीर की हेल्थ मिनिस्टर हैं सकीना इत्तू, उन्होंने कहा है कि हुकूमत सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। उन्होंने इस मामले पर सियासत करने पर अपोजिशन जमातों को भी निशाना बनाया। राजौरी के बुद्धल एरिया में अभी भी हालात बहुत ही ख़राब हैं और अब कई डिसीजन सरकार ने लिए हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू। मैम, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहूँगा अभी तक के हालात, अभी क्योंकि बहुत दिनों से लगातार आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से लगी हुई है, लेकिन कल भी 3 जो एक ही फैमिली की 3 लेडीज़ हैं, उनको लड़कियां हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। हालात अभी भी बहुत, और वहाँ बहुत दहशत का माहौल है। क्या स्टेटस है अभी? ये सही बात है, क्योंकि इसके लिए जितना अफसोस किया जाए वो कम है, क्योंकि इस हादसे में जो बच्चे या कुछ जवान भी या बुज़ुर्ग भी जिनकी मौत हुई, ज़्यादातर बच्चे जो है इस के दौरान जो है वो उनकी मौत हुई है। मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी दुख की बात है और जितना इस पर कंडेम किया जाए वो कम है। लेकिन ये इंसिडेंट जो हुए हैं ये शुरू हुए हैं दिसंबर में जब वहाँ 5 लोगों की मौत हो गई है, तो उस वक्त जो है हेल्थ डिपार्टमेंट ने सारी अपनी टीमें वहाँ पे भेजी हैं। हमने सबसे पहले जितने भी चाहे वो हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर हो, मैं खुद गई, मेरे साथ मेरे साथी जो मिनिस्टर हैं जावेद साहब वो थे, वहाँ के ऑनरेबल एमएलए, सेक्रेटरी साहब, उसके अलावा हेल्थ टीमें चाहे वो HODs हो, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हो, जो भी हमारे पास तजुर्बे का डॉक्टर थे उनको भेजा गया। एम्बुलेंस अवेलेबल रखी गई, जो ज़रूरत थी, सैनिटाइज़र्स, मास्क, मेडिसन्स और हर चीज़। जो दूसरा इंसिडेंट हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, हर चीज़ जो है वो की गई हैं, चाहे वो फूड आइटम्स के सैंपल वो लिए गए, चाहे वो पानी के सैंपल है वो लिया गया, चाहे वो बाकी ब्लड टेस्ट्स जो भी हैं, और 3,500 लोगों के जो वहाँ पे हैं उनके चेकअप्स किए गए, ताकि ये अगर कोई वायरस है तो 3,500 में किसी के पास भी ये बीमारी जो है पाई जा सकती है। तो लेकिन 3,500 लोग जो थे जिनके चेकअप हुए हैं, डोर स्टेप्स पे डॉक्टर्स खुद गए हैं एम्बुलेंस के साथ में, और वहाँ पे कुछ नहीं, 3,500 के दरमियान कुछ नहीं मिला है। लेकिन जो ये प्रॉब्लम है ये सिर्फ विदिन 3 फैमिलीज़ में पाई गई, और 3 ही फैमिलीज़ में जो डेथ्स हुए हैं वो सिर्फ इन्हीं 3 फैमिलीज़ में हैं जो आपस में रिलेशन में है, चाहे वो कज़न्स है चाहे वो और किसी रिलेशन में है। तो ये फिर बहुत मुश्किल चीज़ थी कि इसको जानना कि अगर ये वायरस भी नहीं है, सारे टेस्ट किए गए हैं, सारे एग्जामिनेशन किए गए हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की ज़िम्मेवारी थी, जो हमारा काम था, वो सारे टेस्ट जो हैं वो किए गए ऑलरेडी, लेकिन उन टेस्टों में ऐसी कोई जो है बीमारी, वायरस या डिज़ीज़ या कोई इन्फ्लुएंज़ा नहीं पाया गया है। उसके बाद जब तीसरा इंसिडेंट हुआ है तो फिर ये जो कुछ टेस्ट्स बाकी थे, चाहे वो FSL रिपोर्ट की बात करें, सारे जितने भी लैब्स हैं, चाहे वो लखनऊ की लैब हो, चंडीगढ़ की लैब हो, दिल्ली की लैब हो या हमारी यहाँ GMC की, उन सब में रिपोर्ट्स भेजे गए, वहाँ से रिपोर्ट्स आए, लेकिन उनमें से इस तरह की बीमारी जो है हर कोई नेगेटिव हर कोई नेगेटिव रिपोर्ट आया है, चाहे वो फूड ग्रेन्स की रिपोर्ट है।
तो उसके बाद हमें लगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत काम किया वहाँ पे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अच्छा काम किया है। उसके बाद लगा है कि ये शायद मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब इसके बाद इतने सारे टेस्ट करने के बाद सारे नेगेटिव आए, तो उसके बाद इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब पुलिस कर रही है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLHH के साथ। उत्तराखंड में 28 जनवरी से होने वाले नेशनल गेम्स के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 10,000 पुलिस जवानों के साथ साथ 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी तैनात। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा रहेगी चाक चौबंद। T20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। शानदार प्रदर्शन कर जीत के हीरो बने अभिषेक। 8 छक्के के साथ युवराज सिंह का तोड़ा रिकॉर्ड। महाकुंभ मेले का 11वां दिन उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बुधवार को 50 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। अब तक 9.25 करोड़ से ज्यादा लोग कर चुके हैं स्नान। मौनी अमावस्या को लेकर तैयारियां तेज। गणतंत्र दिवस की परेड में दिखेगी महाकुंभ की झलक। महाकुंभ की थीम पर यूपी की झांकी तैयार। सनातन संस्कृति का दिया जाएगा संदेश। महाकुंभ में भारी संख्या में पहुंच रहे विदेशी पक्षी। 7 समंदर पार कर हर साल यहां पहुंचते हैं साइबेरियन बर्ड्स। संगम की खूबसूरती में लगा रहे हैं 4 चांद। राजौरी के बढ़ाल गांव में रहस्यमयी बीमारी से 17 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। गुजर मंडी के नर्सिंग कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां 40 लोगों को रखा गया है। कुल 21 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां लोगों को रखा गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLHH पर कश्मीर न्यूज़। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाया। फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा था कि बीजेपी नफरत फैला रही है। गुप्ता ने कहा कि वादी से कश्मीरी पंडितों के अखराज के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि एक तरफ उमर अब्दुल्ला वज़ीर आज़म की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मरकजी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर हमला बोला, तरह तरह की हमले बोले उन्होंने, और कहा कि बीजेपी जो है वो नफ़रत की राजनीति करती है और बीजेपी ने पिछले 10 साल के दौरान जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कविंदर गुप्ता, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और सीनियर बीजेपी लीडर हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि नफ़रत की राजनीति बीजेपी करती है और पिछले 10 साल में आप लोगों ने कुछ नहीं किया। देखिए, नफरत की राजनीति का परिणाम है 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वैली से ये खाली होने कि यहाँ पर माइग्रेट होना पड़ा। ये उन्हीं की ज़्यादा सरकारें रही हैं। उनको की कौन सर्टिफिकेट देगा कि वो नफरत की राजनीति कौन करता है। और भाजपा को उसके लिए मुझे लगता है कि कोई इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, लोग जानते हैं। नंबर 2, जहाँ तक काम का सवाल है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के जो इस सूरज टनल के ओपनिंग के दौरान उनके बेटे ने जो बोला है, उन्होंने तो प्रधानमंत्री की तारीफ़ की है। यहाँ जी घर में सलाह करके नहीं आते, यहाँ इनका नज़रिया कुछ अलग अलग है। पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हुई है वो अलग है। एक और बात उन्होंने की फारूक अब्दुल्ला ने, उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित को आपने सिर्फ झांसा दिया, आपने उनको सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन आपने उनको कश्मीर वापसी या रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ भी नहीं किया। देखिए, मुझे याद है मैं स्पीकर के नाते जब काम करता था तो यही लोग विरोध करते थे कि कश्मीरी पंडित के लिए अलग कॉलोनीज ना बनाई जाए, ये ना किया जाए, वो ना किया जाए। और आज वो कश्मीरी पंडितों के कब से ये खैर ख्वाह हो गई, ये दुनिया जानती है। और जो कश्मीरी पंडित को वहाँ से आना पड़ा, वो इन्हीं की राजनीति, जो एक नफ़रत की राजनीति है, उसी का परिणाम है। उन्होंने ये भी कहा कि धारा 370 जो है वो जम्मू के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, यहाँ के लोगों के प्रोटेक्शन के लिए थी। आउटसाइडर्स का यहाँ पे आना, यहाँ नौकरियाँ वो ले सकते हैं, लैंड
ले सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोगों में जो धारा 370 है वो कश्मीर के लोगों से ज़्यादा जम्मू के डोगराज के लिए थी। देखिए, धारा 370 हटने के बाद जम्मू के लोग, जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर वाल्मीकि समाज का, गोरखा समाज का, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ का, आपके राज्य में तो उनके जो अधिकारों को भी रोका गया था। आज अगर इनको सभी को अधिकार मिले हैं तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज बाहर से कारपोरेट सेक्टर यहाँ पर आ रहा है, इंडस्ट्री यहाँ पर आ रही है, तो वो धारा 370 जो हटाया गया उसी का परिणाम है। और चीज़ें बदलेंगी अगर हम जाकर के दूसरे पूरे देश में कुछ भी कर सकते हैं, तो वहाँ बाहर के लोगों को क्यों अधिकार नहीं। इस प्रकार की जो ये गुमराह करने वाली राजनीति है, ये असहनीय है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत शर्मा ने आज जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर के ओहदे के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। वो वाहिद रहनुमा है जिन्होंने सदारती इंतखाबात के लिए अब तक नामजदगी दाखिल की, जिसके नतायज आज ही जारी किए जाएंगे। इस मौके पर हरियाणा से रिटर्निंग ऑफिसर संजय भाटिया, इलेक्शन इंचार्ज श्रीकांत शर्मा और जम्मू कश्मीर के तमाम सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी जो है ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन करवा रही है, और अब आज फॉर्म भरा गया है प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए सत शर्मा की तरफ से, और कल विधिवत ऐलान होगा कि किस को नया प्रेसिडेंट यहाँ पे बनना है, क्योंकि शाम तक फॉर्मों की प्रोसेस चलती रहेगी। सत शर्मा जी, आप कुछ ही टाइम पहले बने थे प्रेसिडेंट, और आप दोबारा आपने आज फॉर्म भरा है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि पार्टी की तरफ से एक प्रक्रिया है, डेमोक्रेटिक सेटअप में हम लोग काम करते हैं। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी जो है सभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो डिफरेंट है। आज पर्यवेक्षक के तौर पर श्रीकांत जी और चुनाव अधिकारी के तौर पर पूर्व मेंबर पार्लियामेंट संजय भाटिया जी हमारे बीच में हैं। मैंने आज नॉमिनेशन का दिन था, कल वोटर लिस्ट लगी थी, लगभग 101 वोटर थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं पहले भी अध्यक्ष रहा, उसके बाद पार्टी की तरफ से एक नॉमिनेटेड अध्यक्ष के तौर पर मैंने काम किया है। पार्टी जो भी जिम्मेवारी हमें देगी, चाहे कार्यकर्ता के रूप में, चाहे एक अधिकारी के रूप में, हम उस जिम्मेवारी को जो है वो निभाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौतियां आगे की हैं, आप अपोजिशन में हैं, जो नया प्रेसिडेंट बनेगा उसके लिए कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, और अगर आप प्रेसिडेंट बनते हैं तो क्या चुनौतियां हैं? हम लोग चुनौतियों के बीच में ही काम करते रहे हैं। हमेशा से हम लोग अग्रसर रहे, जहाँ भी हम लोग सत्ता में थे, चाहे केंद्र में चाहे नहीं थे। आज केंद्र में हम लोग सत्ता में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 26% मत लेकर एक नया इतिहास रचा है। ऐसे समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका, क्योंकि हम लोग यहाँ पर विपक्ष में हैं, हालांकि एक सशक्त विपक्ष है, और सभी पार्टी के विधायकों को हमने कहा है कि कंस्ट्रक्टिव वातावरण में काम करना है। किसी किस्म की कोई दिक्कत आम जनता को आती है तो उसके लिए हमारे विधायक असेंबली में और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार है। और लद्दाख के एमपी हनीफा जान ने न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मरकजी वजारत दाखिला और लद्दाख के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से लद्दाख में जमहूरी निज़ाम और छठी फहरिस्त पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान हुकूमत की तरफ से तजवीज़ करदा टेरिटोरियल काउंसिल के मंसूबे को कबूल नहीं किया गया है। हनीफा जान ने कहा कि आने वाली मीटिंग में हमारी अव्वलीन तरजीह लद्दाख में जमहूरी निज़ाम और कानून साज इदारा होगा, और हम ये भी चाहते हैं कि लद्दाख को आईनी तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं। सोनम वांगचुक की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें जल्दी की जानी चाहिए। जो टॉक चल रही हैं, क्या उसमें कुछ पॉजिटिव दिख रहा है? देखिए, अभी तक तो जो 2 राउंड का हमने मीटिंग किया उसमें काफ़ी हद तक हमें ये लगा कि पॉजिटिव उस पर चल रहे हैं, क्योंकि पहले ही मीटिंग में हमने ये क्लियर किया था कि जो MHA है वो इन प्रिंसिपल ये माने कि हमारा 4 पॉइंट एजेंडे पे हम लोग बातचीत करेंगे, और एजेंडा जो है यही 4 पॉइंट होगा। तो उन्होंने ये माना कि हम आपके 4 पॉइंट में से एक पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है हमारा जो पार्लियामेंट्री सीट का, वो चूँकि अभी फ्रीज है, अभी डिलिमिटेशन के लिए अभी टाइम है, तो उस पे उन्होंने कहा कि हम जब टाइम आएगा उस वक्त हम चर्चा करेंगे। तो उसको निकाल के जो बाकी 3 पॉइंट हैं, उस 3 पॉइंट पे उन्होंने ये माना था कि इस 3 पॉइंट पे ही हम बातचीत करेंगे। उस
3 पॉइंट में से हमने प्रायोरिटी पे हमने रिक्रूटमेंट का जो इशू है उसको लिया था। तो एक चीज़ ये था कि हम पहले मीटिंग में जो रिक्रूटमेंट का मसला है उस सारे चीज़ों पे कुछ ना कुछ रास्ता सामने आना चाहिए था, लेकिन उस दिन रिजर्वेशन का जो मसला है उस पर काफ़ी हद तक हमें ये मिला कि 95% जो रिजर्व करने की बात है। उसके अलावा सेकंड मीटिंग में बाकी चीज़ों पे विस्तार से बातचीत हुआ, इंक्लूडिंग स्टेटहुड और 6 शेड्यूल। स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे हमने क्लियर कट उनको ये उस मीटिंग में हमने क्लियर कहा है कि हमको लद्दाख में डेमोक्रेटिक सेटअप जो है हमको सबसे बड़ी हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक बात ये कही जा रही है कि सरकार की तरफ से इस तरह का ऑफर भी आया था कि वहाँ पर जिस तरीके से ज़िले बनाए गए हैं, हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, उन काउंसिल्स की जो है एक टेरिटोरियल जो है काउंसिल बना दी जाए और जो कहना चाहिए इख्तियारात हैं, जो अधिकार हैं हिल डेवलपमेंट काउंसिल के, उनको बढ़ाया जा सकता है। इन चीज़ों पे खुल के कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ, उनको काउंसिल को स्ट्रेंथन करने की उन्होंने बात किया, जो टोटली हमने इसको रिजेक्ट किया, और उन्होंने ये तक कहा है कि अगर ये तो क्योंकि जो सेकंड जो मीटिंग थे उसमें कोई पॉलिटिकल वो तो थे नहीं, कोई मिनिस्टर थे नहीं, तो उन्होंने कहा जो आपके जो ये चीज़ें हैं उसको हम आगे ये करेंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज़ ये कहा कि अगर आपको लेजिस्लेचर मिलता है तो फिर आपका काउंसिल ख़त्म हो गया, तो उसी में हमारे दोनों सीसीज थे। उन्होंने दोनों ने एक लहजा बोला कि अगर हमको लेजिस्लेचर मिलता तो हम इस काउंसिल का हम कुर्बानी दे देंगे, तो हमें काउंसिल नहीं चाहिए, हमको लेजिस्लेचर चाहिए। तो हमने अपना मौक़िफ़ क्लियर करके उस मीटिंग में किया है कि स्टेटहुड का मसला और जो सेफगार्ड का मसला है ये इस पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें न्यूज़ 18 JKLHH के साथ। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जल्दी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में एक सम्मेलन से खिताब किया। 370 की बहाली और लोगों के अधिकारों पर चर्चा की। पीडीपी के प्रवक्ता सैयद तजम्मुल ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, मुफ्ती सईद ने वाजपेयी के सामने कश्मीर मुद्दे पर बात की थी। सांसद हनीफा जान की नितिन गडकरी से मुलाकात। अगले साल से लद्दाख को जोजिला से मिलने लगेगी कनेक्टिविटी। सितंबर और नवंबर से एक दिन के लिए आने जाने का मिलेगा अवसर। महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा रेल हादसा। पुष्पक एक्सप्रेस में चेन पुलिंग के बाद ट्रेन से उतरे लोगों को दूसरी तरफ पटरी पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने रौंद दिया। हादसे में 13 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर जताया दुख। बोकारो और लातेहार में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़। 2 नक्सली ढेर। डीजीपी ने कहा, 500 जवानों की मौत का लिया बदला। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLHH में। मैं हूं विशाल। कश्मीर इंतजामिया ने यौम जमहूरिया की तकरीबात के लिए सिक्योरिटी सख्त कर दी है। यौम जमहूरिया पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी बख्शी स्टेडियम में कौमी परचम लहराएंगे। यहां एक बड़ा इज्तिमा मुनक़िद होगा। जश्न को पुरअमन बनाने के लिए इजाफी एहलकारों को तैनात किया गया है।
26 जनवरी के चलते हुए पूरी श्रीनगर में सिक्योरिटी टाइट। इस वक्त हम खड़े हैं श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में, जहां पे 26 जनवरी को डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी सैल्यूट लेंगे और वही जम्मू की बात करें तो एलजी मनोज सिन्हा सैल्यूट लेंगे। अगर हम बात कर ले तो मल्टी टियर सिक्योरिटी इस बार रखी गई है श्रीनगर में, और पिछले एक हफ्ते से ही कई सारी जगहें हैं जहां पे ड्रोन से सर्विलेंस चल रही है। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लगातार यहां पे डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूरी, आईजीपी विधि बिरदी, डीसी डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट जो हैं लगातार बख्शी स्टेडियम के दौरे कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। वहीं पे एसएमसी कमिश्नर मोहम्मद उवैस जो हैं वो भी इस वक्त थोड़ी देर पहले ही बख्शी स्टेडियम आए थे। जायजा लिया जा रहा है सीटिंग अरेंजमेंट्स का, साथ ही साथ जो वहां पे इस वक्त पानी के अरेंजमेंट्स रखे गए हैं, जो बहुत बेसिक अरेंजमेंट्स रखे गए हैं, उनका भी जायजा लिया गया अलग अलग डिपार्टमेंट से। अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि बख्शी स्टेडियम पे किस तरीके से तलाशियां चल रही हैं। सिक्योरिटी पर्सनल हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का हादसा ना हो यहाँ पे। हालांकि आपको बताएं, आज से ठीक 2 साल पहले बख्शी स्टेडियम में करीबन 30 साल बाद लोगों को एक ओपन इनविटेशन मिला था। लोग आए थे और पहली बार रिपब्लिक डे को उन्होंने ऐसे विटनेस किया था। तो कुल मिला के इस वक्त हम बात करें, सिक्योरिटी तैनात है। कल 24 जनवरी है, कल एक ड्रेस रिहर्सल्स होनी है और फिर 26 जनवरी को डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी यहां पे सलामी लेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और जम्मू कश्मीर के आवाम को फरवरी में पेश होने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं। टूरिज्म फेडरेशन के सदर राजेश गुप्ता ने होटल इंडस्ट्री के लिए खुसूसी पैकेज का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि बजट का फायदा सिर्फ चंद अजला तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका दायरा कार छोटे होटलों और लॉजेस तक भी होना चाहिए। राजेश गुप्ता ने मजीद कहा कि हुकूमत को सियाहत के शोबे को फरोग देने के लिए ठोस इकदाम करने चाहिए। हमारे साथ टूरिज्म फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, राजेश जी हैं। राजेश जी, आपको कितनी उम्मीदें, क्या कुछ चाहते हैं इस बजट में जम्मू कश्मीर की टूरिज्म और जो होटल इंडस्ट्री है उसके लिए? देखिए, जम्मू कश्मीर में कुछ पार्ट्स में टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री ने बहुत फ्लरिश किया है कुछ जोग्राफिकल हिस्सों में, लेकिन जो भी बेनिफिट्स केंद्र सरकार बजट में देती है होटल इंडस्ट्री को, उसका स्ट्रक्चर, संरचना ऐसी हो कि वो जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में उसका बेनिफिट हो सके। और उसके साथ साथ ये जो होटल इंडस्ट्री है, ये 2 हिस्सों में इकोनॉमिकली डिवाइडेड है। एक लग्जरी सेगमेंट है और एक बजट या इकोनॉमी सेगमेंट है। बजट या इकोनॉमी सेगमेंट जो है उसको सबसे ज़्यादा इस वक्त ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर जो टूरिस्ट के हैं स्पेशली जम्मू रीजन में वो पिलग्रिमेज टूरिज्म है और जो यात्री है, तीर्थ यात्री है, पिलग्रिम्स हैं। पिलग्रिम्स बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करते अपने स्टे के ऊपर, इस करके जो बजट कैटेगरी अकोमोडेशंस हैं, छोटे छोटे जो होटल हैं 10 कमरे 15 कमरे के, या उसके साथ साथ होम स्टेज 3-3 4-4 कमरों के जो होम स्टेज लोगों ने घरों में बनाए हैं, छोटे गेस्ट हाउसेज हैं, उनको लेकर के कोई ना कोई सटीक योजना केंद्र सरकार की उनको फोकस करके आनी चाहिए। और उसके बाद उसका कंप्लायंस भी इस तरह से हो कि अगर कोई योजना आती है तो कहीं 1 2 3 जिलों में केंद्रित होकर के न रह जाए, उसका इवन स्प्रेड हो उसके बेनिफिट का। कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई कहती है कि हमने 100 यूनिट्स को बेनिफिट देना है, तो वो स्प्रेड करे, 20 जिलों में 5-5 यूनिट्स को बेनिफिट देंगे। ऐसा ना हो कि 100 के 100 यूनिट्स जो हैं 1 या 2 जिलों में ही केंद्रित हो जाए। तो क्योंकि अतीत में इस तरह की बातें हुई हैं। और रेलवे जराये के मुताबिक उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक मंसूबे का इफ्तिताह फरवरी के पहले हफ्ते में होने का इम्कान है। रियासी के लोग इस तारीखी लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। इस मंसूबे के आगाज से लोग कश्मीर की जानिब आसानी से सफर कर सकेंगे और इससे सयाहत को फरोग मिलने की भी उम्मीद है। यह मंसूबा न सिर्फ इलाके की माशी तरक्की में मददगार साबित होगा, बल्कि मकामी लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा करेगा। उधमपुर बारामूला जो श्रीनगर रेल लिंक परियोजना जा रही है, लोग काफ़ी खुश हैं। और ये 20 साल जो लोगों ने यहाँ पे पहाड़ करते देखे, आप देखिए कि कितना दुर्गम इलाका था और माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा वो करके दिखाया, तो हमारे लोग बहुत खुश हैं। 1 तारीख से की ट्रेन चलने वाली है अगले महीने, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और खुश भी हैं, क्योंकि हम कभी ट्रेन में हमने ट्रैवल नहीं किया है।
तो इससे क्या होगा कि हमारे इलाके का एक तो टूरिज़्म को प्रमोट होगा, टूरिज़्म को बूस्ट मिलेगा, दूसरा हमारे यहाँ की इकनॉमी भी बूस्ट होगा। और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कंजर में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह मेहमान खुसूसी थे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद बुनियादी सतह पर गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में तालीमी मयार को आगे बढ़ाना और एजुकेशन सेक्टर में दरपेश मुश्किलात के हल के लिए काम करना है। वादी के नामवर माहिर तालीम ने शिरकत की। इन्होंने मुफीद मशवरे दिए। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फारूक अहमद शाह ने कहा कि गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में बच्चों को तालीम के हुसूल के साथ साथ रोजगार के वसाइल फराहम किए जाएंगे। इन्होंने असातिज़ा को वोकेशनल तालीम देने पर जोर दिया। किसी कौम की डेवलपमेंट को देखना हो तो उसके एजुकेशन सेक्टर को देखें। टीचर्स जो होते हैं दे आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन, और एजुकेशन सेक्टर खासी अहमियत रखता है। जहाँ तक हमारे इलाके के सवाल है, देयर इज़ ह्यूज पोटेंशियल इन दिस एरिया। यहाँ इसमें भी यहाँ हमारा टैलेंट बहुत है। हमारे यहाँ जो ग्रूमिंग हुई है गुलमर्ग की वजह से, बहुत ही काबिल लोग हैं, बहुत होनहार लड़के हैं, लेकिन हमें जो है एजुकेशन सेक्टर में जो कमियां हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। किताबों का इल्म जो है किताबों में रहने दीजिए। ज़ाहिरी इल्म जो है, बाहर वाला इल्म जो है, एनवायरनमेंट है, पानी है। इतना पानी हमारे पास है, बिजली नहीं, हम इसकी कदर थोड़ी करते। चीज़ है कि समाजी को साफ पाक रखिए, अपने माहौल को साफ पाक रखिए, एनवायरनमेंट को साफ पाक रखिए। और डायरेक्टर लोकल बॉडीज अकरमुल्ला टाक ने आज बडगाम टाउन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने म्यूनसिपल हदूद में तामीराती कामों के साथ साथ सफाई सुथराई का भी जो काम चल रहा है उसका जायजा लिया। इस दौरान ईओ बडगाम के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बडगाम के लोगों के तमाम मुतालबात को इस बरस पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मकसद यही है कि टाउन को साफ रखने की भरपूर कोशिश की जाएगी। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन के साथ खुसूसी बातचीत की। बडगाम में स्वच्छ तंत्र मनाया जा रहा है क्योंकि स्वच्छता देश की शान है। क्योंकि बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर, खासकर टाउन के मुख्तलिफ मकामात पर म्यूनिसिपल कौंसिल बडगाम की जानिब से आज सफाई अभियान चलाया गया। इसी सिलसिले में डायरेक्टर लोकल बॉडीज यहाँ पर आए हैं। उन्होंने टाउन का भी दौरा किया। सर, क्योंकि कई सारी डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन कई सारे लोगों की शिकायतें जिन पर अभी काम करने की जरूरत है। 2025 में बडगाम टाउन को क्या कुछ मजीद मिलने वाला है? देखिए, जितने भी हमारे प्लान बन रहे हैं उसमें लोगों की शमूलियत ज़रूरी है। जब तक लोग शामिल नहीं आए, हमारे पास नहीं आए कि उनको क्या चाहिए, तब तक वो अधूरा है। इसलिए मेरी यही दरख्वास्त रहेगी, जितने भी यहाँ के मौजूद शहरी हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे अफसरान से मिल लें और जो भी वो चाहते हैं कि अगले साल हो, वो हम उसको प्लान में शामिल करेंगे। इंशाल्लाह बडगाम की तरक्कियाँ ज़ामिन बन जाएंगे। बिल्कुल सर, आप इस पार्क में है, एक तारीख है इसकी, लोगों की अक्सर शिकायत रहती है इसकी तामीर क्यों नहीं हो रही है या इसकी ब्यूटिफिकेशन क्यों नहीं हो रही है। एक मरतबा इस पर काम किया गया, फिर अधूरा छोड़ा गया, तो किस तरह से, क्योंकि लोगों की भी ये देरीना मांग है, इस पार्क को मॉडिफाई किया जाए, इसको डेवलप किया जाए ताकि लोग इससे इस्तेफादा हो। क्या करेंगे इसके लिए? इंशाल्लाह मैंने अभी डायरेक्शन दी है, जो भी इसमें पहले काम हुआ हो उसको छोड़ के एक नया एस्टिमेशन बनेगा और इंशाल्लाह जो भी इसमें खामी है वो पूरी करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आज आपने वाटर बॉडीज को भी उनकी सफाई की। बडगाम का एक नाला है, मामत नाला, उसमें गंदगी भी भरी पड़ी है और कई मकामात पर उस पर तामीराती काम भी हुआ है। तो किस तरह से वाटर बॉडीज को आप बचाएंगे और किस तरह से, क्योंकि आपका जो नारा है वाटर बॉडीज को बचाकर लोगों को साफ पानी फराहम करना या वाटर बॉडीज को साफ करना, उस पर किस तरह से काम हो रहा है? देखिए, जो मामत नाला है इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो म्यूनिसिपलिटी के साथ आता है, इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो रूरल एरिया में आता है। हमारे एरिया में हमने क्या किया, हमने साइनेजेस भी पहले ही लगाई है और एक जो आपको पता है जहाँ पे पहले ये डंप करते थे वहाँ पे हमने एक पार्क का जो इनकाद किया है, पार्क बन रही है वहाँ पे। इसके साथ साथ हमने इसमें फेंसिंग के लिए भी एक एस्टिमेट बनाया है। लेकिन जब तक लोग खुद इससे बाज नहीं आएंगे, वो गंद जो है दरिया के किनारों पे नहीं डालेंगे, तब तक हमारी जो इक़दाम है वो फ्रूटफुल नहीं होंगे। इसलिए मेरी लोगों से यही दरख्वास्त है कि अपनी जो भी आपकी वेस्ट है वो दरियाओं के किनारों पर मत डाला जाए, बल्कि डिजिग्नेटेड प्लेस पे उसको डाला जाए। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद। और कुलगाम के गडर गांव में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जहां एक 65 साला खातून की अस्पताल में मौत हो गई। वाज़ेह है कि खातून के बेटे की कुछ रोज कबल मौत हो गई थी। खातून इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी। बताया जा रहा है कि चारकोल हीटर की वजह से बेटे की मौत हुई थी।
वादी में इस सरमा के मौसम में हीटर के गलत इस्तेमाल से कई अमवात हो चुकी हैं। ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। तो दूसरी बात यह है कि मतलब कि यहाँ पे जो ये दम घुटने की वजह से इनकी मौत हुई थी, तो इन्होंने यहाँ पे बुखारी लगाई थी। तो हमारी अपील लोगों से यही है कि मतलब कि कम से कम अवेयर रहना चाहिए। मतलब कि अगर बुखारी लगाता है कोई या कुछ ब्लोवर या गैस बुखारी, तो कम से कम मतलब कि ये 1-2 घंटे के लिए अगर कोई लगाएगा तो फिर उसके बाद बंद करनी चाहिए। तो उसके बाद मतलब कमरे में या वेंटिलेशन रखना या चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन रखनी चाहिए। तो ऐसे मतलब कि जो ऐसे हादसा होते हैं मतलब कि उनसे अवेयर रहना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। ये बताइए, क्योंकि जब ये वाकया रोनुमा हुआ तो क्योंकि शायद 3 ही लोग रहते हैं इस घर में, तो कैसे फिर आसपास के लोगों को पता चला और फिर कैसे अस्पताल ले जाया गया? क्योंकि ये मकान जो है गांव से बाहर है, तो ऐसे में फिर उनको रेस्क्यू करना, अस्पताल पहुंचाना। देखिए, ये जो मोहम्मद इकबाल था ये दिल्ली में मजदूरी करने के लिए गए थे। तो अलबत्ता शायद हमें 20 घंटे बाद हमें पता चली थी कि ऐसा मसला हुआ था यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे ये दरवाजे तोड़ दिए थे। फिर हम लोगों ने इनको अनकॉन्शियस पाया था। तो इसके बाद हमने इनको अस्पताल लिया था। कुलगाम से इनको रेफर किया गया था जीएमसी अनंतनाग जी। तो वहाँ से इनको रेफर किया गया था सिकमिस हो रहा। तो बस जी। और भारतीय फौज के ज़ेर एहतमाम एक मेडिकल कैंप लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मेंढर के बालनोई गांव में मुनक़िद किया गया। इस कैंप में फौज और सिविल इंतजामिया के डॉक्टरों की मुश्तरका टीम ने हिस्सा लिया, जिसमें एक लीडी मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग असिस्टेंट और पैरामेडिक शामिल थे। डॉक्टरों ने तकरीबन 300 अफराद का इलाज किया, जिनमें बुजुर्ग, शहरी, मर्द, ख्वातीन और बच्चे शामिल थे। मरीज बालनोई, साकरा, टाई, मंकोट, जबरच, गन्नी और आसपास के कई देहात से ताल्लुक़ रखते थे। मुंतज़मीन का कहना है कि ऐसे प्रोग्राम फौज और आवाम के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत करते हैं। जो इन्होंने यहाँ मेडिकल कैंप रखा, हर तरीके के, हर प्रकार के डॉक्टर, हर बीमारी के हिसाब से लोगों को यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया और हर चीज़ की दवाई दी गई और यहाँ बुलाया गया और चाय पानी का भी बंदोबस्त किया। हम अपने दिल की अहमियत गहराइयों से इंडियन आर्मी का धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ बॉर्डर एरिया के अंदर 26 मंदरास ने एक मेडिकल कैंप किया है, जो कि अपने हेडक्वार्टर के नज़दीक, और ये जो यूनिट है पूरी LOC के ऊपर डिप्यूट है और फ्री ऑफ कास्ट जो पब्लिक के लोगों को ताउन करके मेडिकल कैंप का जो सिस्टम किया है, इसके लिए हमें बहुत यहाँ के बॉर्डर के लोगों को सहायता मिली है और काफ़ी यूनिटों से अच्छे काबिल डॉक्टर मंगवा कर वक्त के लिहाज जो बीमारियाँ हैं उन बीमारियों के ऊपर में दवाई देने का काम किया है। इंडियन आर्मी ने एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें फिजिशियन, आर्थोपेडिशन एंड माई सेल्फ डॉक्टर शाजिया, आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट, उनको इन सब जो डॉक्टर्स को इस एरिया में बुलाया गया है ताकि ये जो बैकवर्ड, ये जो हिली एरिया है, यहाँ के लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएं। जो लोग यहाँ से इतने दूर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो इतना ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। उनको बेसिक सर्विसेज जैसे गायनेक सर्विस, आर्थोपेडिशन, फिजिशियन और सर्जन जो हैं उन सब को यहाँ पे बुलाया गया है और लोगों को अवेयर करने के लिए इस टाइम पे जो डिजीज़ हैं जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसकी अवेयरनेस भी दी गई है और सारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ जैसे ब्लड टेस्टिंग, मेडिसिन, ये सब जो है इंडियन आर्मी ने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इन लोगों को प्रोवाइड की हैं और ऐसी जो सर्विसेज हैं वो और करनी चाहिए। हम इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं कि जो इन्होंने ये इस बॉर्डर एरिया में कैंप लगाया है। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 JKLHH के साथ।
उत्तराखंड में 28 जनवरी से होने वाले नेशनल गेम्स के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 10,000 पुलिस जवानों के साथ साथ 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी तैनात। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा रहेगी चाक चौबंद। T20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। शानदार प्रदर्शन कर जीत के हीरो बने अभिषेक। 8 छक्के के साथ युवराज सिंह का तोड़ा रिकॉर्ड। महाकुंभ मेले का 11वां दिन उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बुधवार को 50 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। अब तक 9.25 करोड़ से ज्यादा लोग कर चुके हैं स्नान। मौनी अमावस्या को लेकर तैयारियां तेज। गणतंत्र दिवस की परेड में दिखेगी महाकुंभ की झलक। महाकुंभ की थीम पर यूपी की झांकी तैयार। सनातन संस्कृति का दिया जाएगा संदेश। महाकुंभ में भारी संख्या में पहुंच रहे विदेशी पक्षी 7 समंदर पार कर हर साल यहां पहुंचते हैं साइबेरियन बर्ड्स। संगम की खूबसूरती में लगा रहे हैं चार चांद। राजौरी के बढ़ाल गांव में रहस्यमयी बीमारी से 17 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। गुज्जर मंडी के नर्सिंग कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है जहां 40 लोगों को रखा गया है। कुल 21 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं जहां लोगों को रखा गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आज सेरेंग एंगचुक मुअज़्ज़ज़ नायब चेयरमैन LAHDC लेह और 102 ब्रिगेड प्रतापपुर नोबरा के कमांडर ने शादसितनाक हेलीपुल का इफ्तिताह किया। ये पुल बर्मा को दस्तकत से जोड़ता है और सर्दियों के दौरान श्वेक दरिया के पानी की सतह बढ़ने तक इस्तेमाल होगा। ये मंसूबा श्री सेरेंग सैंडप मुअज़्ज़ज़ कॉन्स्टर पैनामिक और श्री रिगजन लुंदप मुअज़्ज़ज़ कॉन्स्टर टाइगर की क़यादत में अवाम के मुतालबात पर शुरू किया गया था। ये पुल सियाचिन वादी के देहात और नोबरा सब डिवीजन के ज़ैली हेडक्वार्टर दस्तकत के दरमियान फासला कम करेगा। Tenda saída News 18 já iga media pascut kan langai chon hing takpa tuje che tengi me Rigzin Wamzun ju tenga ex councilor kyar constituency lo archina la dukan ju teni diri ka ata shat se tarner zampe ga iga function jingma duspe gyot te function reason me khitene da sangata in parkha jo ata chara sa burma kuri murgi na gela siachen bel sapatsam ji yulot te sama ata ra headquarter diskila chachizipia ma kilometer mangpe ngata gari na safar chogo te shorten chachipia te thun chachipia ngaje ka army tene ika winter bridge tong de ngaje goba na ngaje exermen na tene member na tene ngata khakuri murgi charasa burma sangme ngata public gun ngata ko brigade commander salaria sa wa request te tina ko de tene malang gona esperata ngata consular sa me esperata CC sa ngata ama student mapo jose na kon sa me kadin lai ka ngata short time में ना जब तक बुझू काओ खेचने में ज़्यादा तने 3.5 या 4 महीने तक मैंने विषय मानो तने मंचा यू शायद ये समय ना सिर्फ दुख मंपो जीता ही ना डा सुमजी जंपे पे जंप जी फांशन जी चोदे चंग मतलब कि मुल्क जरा उठाले तने ये यू जुंजू डा सुमजी जाने या सुमजी भी जरा जंपाता ना ngजी भी इकोनॉमी का मत देखा दिया जाए कसुम नजा इन्हें बुरमा यूनी ना कहीं नौ किलोमीटर 100 के चरा से इन्हें किलोमीटर चुसुम चीज़ सो चरा से इन लोग मजा दसा डिस्किट हेडक्वार्टर छेड़ो या ले छेड़ो हेडक्वार्टर डिस्किट रहा डिस्किट इन में फला डिस्किट अच्छे चीज़ पिया दसा किलोमीटर कम से कम 93 to 80 to 93 किलोमीटर मजा सफर चो हो जानो कभी जापान खोरते खर्चा रहेगा था टीम और जापान को डिस्किट ले आओ कसुम नया सिलेंडर चिचिक नता रिफिल चाहिए ना ते रिन में कम से कम 1100 रुपए कराना ते का 500 रुपए नया यंग खर्चा शुरू जो तो 1500 रुपए जाएगा सिलेंडर चिक तो ते तना गिमसान गुमता नया ना बोलते हैं जे आर्मी ना ऐसे टाई अप जो संग जे गोबास कुंडू ने टाई अप जो मेंबर संग में दसा हुला जरकर नाजिम तो यू मां ब्रिगेड कमांडर सलेरियस कुंडू ने इंजीनियर में ला देने को अजो युवा फुलते एकदम
आज श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में रिलायंस फाउंडेशन फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। चिल्लाकला की सख्त सर्दियों के बावजूद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 24 टीमों ने रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स की तरफ से मुनक्किद करदा इस दिलचस्प फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। इवेंट न सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि तमाशाइयों के लिए भी जोश व खरोश का बायस बना, जो शदीद सर्दी के बावजूद खेल के जज्बे का मुजाहरा करने के लिए मौजूद रहे। रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स प्रोग्राम का मकसद भारत के हर कोने से खेलों के टैलेंट को तलाश करना और परवान चढ़ाना है। ये प्रोग्राम नौजवान खिलाड़ियों को आलमी मेयार का प्लेटफॉर्म और शानदार तजुर्बा फराहम करके इनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने का मौका फराहम करता है। जम्मू कश्मीर में रिलायंस फाउंडेशन की एक कमाल की पहल। इस वक्त पोलो ग्राउंड श्रीनगर में एक फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है जिसको ऑर्गेनाइज रिलायंस फाउंडेशन ने किया हुआ है। देखें, कई सारे बच्चे हैं, कई सारी टीम्स थी जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। अभी हमारे साथ एक कोच जुड़े हुए हैं, बात करते हैं उनसे। नाम बताएं हुजूर आप। सर मेरा नाम बिलाल है, मैं हेड कोच हूँ SRM वेल्किन का सर, एंड आई एम आल्सो ए C लाइसेंस कोच। और बिलाल साहब ये बताएं, थोड़ा पहले टूर्नामेंट के बारे में बताएं, रिलायंस फाउंडेशन ने इनिशिएटिव लिया है, इसके बारे में बताएं। सर इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम रिलायंस फाउंडेशन। दे हैव given the platform to these young kids, and I am pretty much I would like to appreciate everyone behind the curtains, behind the scenes, team behind the team who is organizing here in this harsh condition. It's great initiative, sir. और ये बताएं, हमने देखा कि एक नौजवान तबका हमारा ऐसा भी है जो इस वक्त ड्रग्स की तरफ जा रहा है, और वही ऐसे इनिशिएटिव्स जहाँ पे चिलई कलान में जहाँ पे -8 से 10 टेम्परेचर होता है, वहाँ पर आज आप लोग खेल रहे हैं, तो एक चेंज आ रही है अभी स्पोर्ट्स कल्चर में, स्पोर्ट्स सर्किट में भी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे आज इस वबा की ओर जा रहे हैं, ड्रग्स की ओर। ये जो इनिशिएटिव उठाया है इस विंटर हार्श में, आपको पता ही होगा सिंस 10 ईयर्स बैक अक्टूबर में यहाँ पे सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती थी, तो रिलायंस का ये बड़ा इनिशिएटिव ताकि बच्चों को स्पोर्ट्स में माइल्ड रखें, इनको इस वबा से दूर रखें, इनका माइंड सेटअप करें कि स्पोर्ट्स में ही जाएं। दैट्स ए गुड इनिशिएटिव एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट। बहुत सही। और आखिर में बस एक सवाल लूंगा आपसे, थोड़ा सा इस टूर्नामेंट के बारे में बताइए, स्ट्रक्चर कैसा था, कितनी टीम्स ने खेला, फाइनल आज है, कौन खेल रहा है? ओके फाइन। एक्चुअली ये जो टूर्नामेंट था 24 टीम्स थी, इसमें हर किसी पूल में 3 टीम्स थी पहले, उनमें से हर किसी टीम ने क्वालिफाई करके 6 टीम्स आई सामने, फिर आपस में उन्होंने खेला सेकंड फेज में। नाउ इट्स ए फाइनल फेज। इसमें 3 एकेडमीज खेल रही हैं, एक तो गांधरबल, एक डाउनटाउन एंड स्पोर्ट्स काउंसिल, एंड ए अलून स्कूल फ्रॉम माय साइड SRM वेल्किन, एंड वी आर इन अ गुड पोजीशंस टुडे कि हम मे बी गॉड नोज बेटर कि हम लिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह, होप है। थैंक्स सर। अभी रिलायंस फाउंडेशन ने कमाल का इनिशिएटिव लिया, यहाँ पर चिलई कलान के टाइम पे यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। पहले इस टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा बताइए, कौन था, कितनी टीम्स थी, और अभी का जो टाइम है अभी क्या है, आज फाइनल है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पेशल थैंक्स टू रिलायंस फाउंडेशन जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी इस बड़े प्लेटफॉर्म में खेलने के लिए, और आगे भी देंगे इंशाल्लाह। जी बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि आप लोग अब आज यहाँ फाइनल खेल रहे हैं, कंपटीशन कैसा था ओवरऑल टूर्नामेंट में? कंपटीशन बहुत टफ था क्योंकि क्लब्स भी थी, और पिछले साल ज़्यादा टफ नहीं था। पिछले साल ओनली स्कूल्स थे, इस बार बहुत टफ है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। बहुत बढ़िया। और ये है कि जो आपके साथ बाकी और 3 टीमें अभी पहुंची हैं, वो लोग क्लब से, और वाहिद आप एक टीम है आपकी जिनका एक स्कूल है, वो अभी क्लब से नहीं है। ये हमारे कोच बिलाल सर और सजाद सर, इनकी मेहनत है और प्लेयर्स की डेडिकेशन और स्कूल का सपोर्ट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताएं, आखिर में हमने देखा कि एक तबका जो है नौजवानों का, वो इस वक्त किस तरह से ड्रग्स की तरफ जा रहा है, और वही आप जैसे नौजवान हैं जो चिलई कलान में आज बाहर आके स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, एक मैसेज दे दीजिए आप यंगस्टर्स के लिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी ड्रग्स वगैरह करते हैं वो इसमें मत बढ़े और स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। बताएं कि किस लेवल का कंपटीशन रहा इस बार? हमने देखा चिलई कलान में अक्सर इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं होती थी आउटडोर। जी ये पिछले साल भी ऐसा टूर्नामेंट हुआ, रिलायंस ने स्पॉन्सर किया और उन्हीं ने ये निकाला है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्हें हमें ऐसी फैसिलिटी दी, इतना अच्छा ग्राउंड दिया और मैच के लिए हमें प्रिपेयर किया कोच ने। मैं बहुत खुशगुजार हूँ कोच का भी। और आज हमारा फाइनल राउंड है, फाइनल मैच है। अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम आज परफॉर्म नहीं कर पाई, हम 4-1 से भी डाउन चल रहे,
बट आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम ही जीतेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त हमने देखा कि एक नौजवान तबका जो है वो कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में जुड़ा है, वही आप जैसे एनकरेजिंग यूथ है जो बाहर आ रहे हैं, वो भी चिलाई कलान में और अपना बेस्ट दे के स्पोर्ट्स को आगे प्रमोट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैसेज दे दीजिए यंगस्टर्स के लिए। सब यंगस्टर्स के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि जो भी अभी अपने घर पे और ये फ़ोन पे चला रहे सोशल मीडिया वगैरह, ड्रग्स वगैरह, इससे फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने आप को ही ख़राब कर रहे हो, अपने फ्यूचर को ख़राब कर रहे हो, मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे हो। बाहर आ जाओ, खेलो यहाँ अपने साथ, गांव वहीं पे खेलो, ग्राउंड में हमारे साथ खेलो। सिर्फ फिटनेस भी, हेल्थ भी अच्छी रहती है और इन चीज़ से दूर भी रहते हैं। रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स की तरफ से एक कमाल की पहल जम्मू कश्मीर के खेलने वालों के लिए, स्पेशली जो टीनेजर्स हैं, जश्न चलाई कलान में उनके लिए एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया यहाँ पे और मुख्तलिफ जगहों से टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। कुल मिला के 24 टीम्स थी पूरे जम्मू कश्मीर से और वही आज फाइनल खेला गया। और कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स जो अक्सर शिकायतें करते थे या वो स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो अक्सर शिकायतें करते थे कि चले कलान के महीने में यहाँ पर कोई आउटडोर एक्टिविटी हो ही नहीं सकती या उसका तस्वुर ही नहीं हो सकता, आज आप देख सकते हैं कि श्रीनगर के यहाँ इंडोर स्टेडियम पोलो ग्राउंड में किस तरीके से मैचेस चल रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हैं उनमें खासा ही जज्बा है और वही कहीं ना कहीं एक ऐसा भी तबका है जो इस वक्त हमारा ड्रग्स की तरफ मुलविस हुआ है, उनके लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज है कि इन सब चीज़ों को छोड़िए, बाहर आइए और अपने आप को इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील।